ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई वाले पार्ट में अपन आई पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे जो आपको सामने दिख रही है, फिर डिफेक्ट्स पढ़ेंगे जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्लस बायोपिया और इसके एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। फिर कलरफुल वर्ल्ड में अपन डिस्पर्शन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चालू करते हैं भाई फटाफट। ये वीडियो में फटाफट अपन हाफ एन आवर के अंदर इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। तो अगर अपन बात करें तो सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई एंड इट प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम डस्ट, बैक्टीरिया etc. 70 to 80% of light is refracted here. Second is aqueous humor. Aqueous humor is water like fluid. It balances pressure inside and outside the eye. Third is iris. Iris is a thin muscle. It controls the size of pupil. The color of eye depends on the iris. Pupil regulates the amount of light entering the eye. Pupil regulates the amount of light entering the eye, and pupil also is the opening from which the light is entered. Then there is crystalline lens. So the crystalline lens is a flexible convex lens and it forms real and inverted image. So then there is ciliary muscle. It adjusts the focal length of the eye. Ciliary muscles are muscles and it adjusts the focal length of the eye. Then there is vitreous humor. Vitreous humor maintains spherical shape of the eye. Retina is a photosensitive screen. It has a photosensitive skull, two kinds of cells, which are rod cells and cone cells. Rod cells are intensity sensing and cone cells are color sensing. अब फटाफट बताता हूँ कॉर्निया कैसा है। तो कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का। ये प्रोटेक्ट करता है अपनी आंखों को बैक्टीरिया से, जर्म से, और 70 से 80% जो लाइट है वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाती है। दूसरा है अपना कॉर्निया, ठीक है। अब जैसा मैं फटाफट यहाँ वर्किंग की बात भी कर लेंगे। तो जो कॉर्निया है, सॉरी जो एक्वस ह्यूमर है, दूसरी बात है वो है वाटर लाइक फ्लूइड है जो बैलेंस करता है इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर। तीसरा है आइरिस का जो कलर होता है वही कलर का आई होता है, आई का कलर होता है, थिन मसल है और ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल लाइट कितनी जा रही है आंखों में रेगुलेट करता है। क्रिस्टलाइन लेंस एक फ्लेक्सिबल कन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। सिलियरी मसल फोकल लेंथ एडजस्ट करता है लेंस का। साथ ही विट्रस ह्यूमर क्या है, शेप मेंटेन करता है आई का। रेटिना एक फोटोसेंसिटिव स्क्रीन है जहां पे इमेज बनती है। इसके अंदर दो सेल होते हैं, रॉड सेल जो इंटेंसिव सेंसिंग होते हैं और कॉन सेल जो कि कलर सेंसिंग होते हैं। अब यहाँ वर्किंग ऑफ आई की बात करें तो द आई लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. The light sensitive screen in the retina then produce electrical signals which are carried by optic nerve to the brain, and the brain process the information and send the message to the eye and then we see objects. ठीक है, अब मैंने हर एक का फंक्शन भी अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो इसमें लिखेंगे कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज द डिस्टेंसेस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू adjust its focal length according length as the distance is called power of accommodation। मतलब जैसा डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेता है। आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज्ड टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज्ड इट्स फोकल लेंथ। व्हेन द मसल आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन। जब मसल रिलैक्स होती है, सिलियरी मसल रिलैक्स होती है तो लेंस पतला बन जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। जब लेंस कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं तो नियर पॉइंट में होते हैं। जब दूर देखते हैं फार पॉइंट पे इन्फिनिटी से रेज आती है और इन्फिनिटी से रेज आती है तो लेंस पतला हो जाता है। पर जब पास से रहते हैं ना नियर पॉइंट से, अब देखो फार पॉइंट अपनी आंखों का होता है इन्फिनिटी, है ना, और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस होता है, यहाँ पे अपन क्लियरली ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, और 25 सेंटीमीटर होता है फार पॉइंट क्या होता है इन्फिनिटी से। ठीक है, अब आता है डिफेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है,
तो myopia is a kind of defect in the human eye due to which a person can see nearby object clearly but he cannot see far object clearly. मतलब वो पास की चीजें क्लियरली देख पाएगा पर दूर की चीजें उससे क्लियरली नहीं दिखेगी। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ज्यादा एक्सेसिव कर्वेचर होता है आई लेंस का, या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, या फिर आपकी आई बॉल इलोंगेट हो गई है या आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल सॉरी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो एक जो मायोपिक आई होती है उसमें होता क्या है, लेंस की पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, लेंस मोटा हो जाता है और लेंस की पावर ज्यादा हो जाती है, तो वो पहले ही कन्वर्ट कर देता है रेस को। अपने अंदर कन्वेक्स लेंस है, अब वो पहले ही कन्वर्ट कर रहा है तो उसकी पावर को कम करने के लिए एक कनकेव लेंस लगा दिया जाता है ताकि वो थोड़ी डाइवर्ट ज्यादा करे, ताकि फिर बाद में अपना ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है तो थोड़ा जो पहले ही ज्यादा कर रहा है उसको एक एक्यूरेट वे में करके वो रेटिना पे बना दे। तो इस पे कनकेव लेंस यूज किया जाता है इसके लिए, इसके करेक्शन के लिए। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस। So hypermetropia is a kind of defect in human eye due to which a person can see distant object properly but cannot see nearby object clearly. It happens due to first decrease in the power of eye lens, power decrease हो जाती है आई लेंस की और फोकल लेंथ बढ़ जाती है, या फिर होता है शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। अब हाइपरमेट्रोपिक आई की बात करें तो जो रेज आती है मान लो नियर पॉइंट से आ रही है, क्योंकि नियर का इफेक्ट है, तो नियर से आ रही है तो वो उसको मतलब कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है पहले, तो करेगा तो रेटिना के भी पीछे करेगा, उसका क्या फायदा, रेटिना पे तो धुंधली इमेज बनेगी। तो इसकी पावर कम होगी आई लेंस की, तो पावर और बढ़ाने के लिए वैसा ही कन्वेक्स और लगा देंगे जो कुछ एक्यूरेट पावर का अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू क्या कितना उसका एग्जैक्ट अमाउंट है, कितना उसको दिख नहीं रहा। तो करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई होता है कन्वेक्स लेंस से। अब आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया अधिकतर एजिंग की वजह से होता है, बुढ़ापे की वजह से होता है। प्रेस बायोपिया को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। प्रेस बायोपिया इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर्स ड्यू टू एजिंग। इट हैपेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस: डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, जब आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी में दिक्कत आ जाती है, डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, कम हो जाता है आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स इन विच अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। यानी पास की भी चीजें अच्छे से दिख रही है, दूर की भी चीजें अच्छे से दिख रही है, तो इसमें क्या करते हैं, एक बायफोकल लेंस यूज करते हैं जिसके नीचे कन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर कनकेव लेंस होता है। अगर सॉरी 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 तो इसका अगर डायग्राम बनाना चाहे अपन, इसका अगर अपन डायग्राम बनाना चाहे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ना, ये चश्मा है, ठीक है। अब यहाँ नीचे जो होगा भाई वो कन्वेक्स होगा, यहाँ क्या होगा, कन्वेक्स होगा, और यहाँ जो है कनकेव होगा, ठीक है। बाइफोकल लेंस में ऐसा होता है। अब आता है कैटरैक्ट की बात करें तो कैटरैक्ट में क्या होता है, एक लेयर ऑफ प्रोटीन जमा हो जाती है, इसमें मैंने लिखा नहीं, पर कैटरैक्ट इज अ डिफेक्ट इन अ वाइट ओपेसिटी ऑफ आई लेंस अकर्स विच कैन लीड टू टोटल ब्लाइंडनेस। इसका करेक्शन क्या होता है भाई, सर्जरी होता है, चीरा लगा के भाई लेंस निकाल के नया आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है, मैं फटाफट ओरली बता देता हूँ। अब इसका जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना उसमें अपन को कुछ ट्रिक्स है वो यूज करनी है, ठीक है। इसमें मायोपिया के अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें फोकल लेंथ या पावर पता करनी होगी। अपन इसमें मायोपिया के केस में यू जो लेंगे ना वो माइनस इन्फिनिटी लेंगे, और माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और वी हमेशा लेते हैं गिवन वैल्यू ऑफ गड़बड़ माइनस में। मायोपिया के केस में क्या होगा, यू लेंगे अपन माइनस इन्फिनिटी और वी लेंगे माइनस गिवन वैल्यू ऑफ गड़बड़, यानी जो गड़बड़ हो रही है 40 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर नहीं दिख रहा, 90 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर नहीं दिख रहा, तो वो वी लेंगे, और u माइनस इन्फिनिटी लेंगे जो कि बाद में 0 हो जाएगा। और इसमें हमेशा लेंथ फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकालेंगे और फोकल लेंथ से पावर निकाल लेंगे। हाइपरमेट्रोपिया के केस में u अपन -25 लेंगे और v बाई माइनस गिवन वैल्यू ऑफ गड़बड़ लेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट सी क्लियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 40 सेंटीमीटर, सो ही एडवाइज टू यूज लेंस ऑफ पावर कितना और काय कौन सा। तो ऑब्वियसली उसको दूर का नहीं दिख रहा है, तो ये मायोपिया का केस है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है।
दूसरा कितना दूर नहीं दिख रहा, 40 सेंटीमीटर, तो ये v हो जाएगा, है ना। और u अपन माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग अपन f निकाल लेंगे और फिर अपन p निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। ठीक है, ये अंकल जी बाहर नहीं पढ़ पा रहे थे। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो अगर अपन एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डालें, अब एक प्रिज्म होता क्या है, एक प्रिज्म में 2 ट्रायंगल्स होते हैं और 3 रेक्टेंगल्स होता है, ये एक 3D शेप होता है। अब इसमें जब अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं, मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर की लाइट, है ना, तो ये इंसिडेंट रे पास करी। ये डायग्राम बिल्कुल याद कर लेना है, 2-4 बार बना लेना है, क्योंकि आता है बनाने को, इजी है, इतना कुछ बताने को है नहीं। इंसिडेंट रे डाली, नॉर्मल बनी, है ना। अब ये क्या होगा भाई, रेयरर से डेंसर जा रहा है तो बेंड टूवर्ड नॉर्मल ऐसी सीधी निकल जाएगी, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे वापस ये डेंसर से रेयरर जा रहा है तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, और यहाँ पे एंगल, और ये इमर्जेंट रे निकलेगी और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। अब जब अपन इंसिडेंट रे को पीछे खींचे और इमर्जेंट रे को पीछे खींचे तो यहाँ पे अपन को एक एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है। तो ऐसे बताना है अपने को इसका। अब आता है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, यानी डिस्पर्शन कैसे होता है व्हाइट लाइट का ग्लास प्रिज्म में। अब जब अपन यहाँ से व्हाइट लाइट डालते हैं प्रिज्म में, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स यानी विबग्योर में बदल जाती है। इसका डायग्राम भी बनाने को आता है, ऐसे बनाएंगे अपन। क्या, पहले डालेंगे एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ये डिस्पर्स हो जाएगी इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट विबग्योर। विबग्योर एक तरीके से न्यूमोनिक है याद करने का, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। So dispersion of white light through prism is the phenomena of flitting of white light into its 7 constituent color when it passes through glass prism. It is called dispersion of white light. अब जो इसमें रेड होता है वो सबसे ऊपर है और लीस्ट डेविएट हुआ है, सबसे कम डेविएट हुआ है, सबसे ज्यादा डेविएट वॉयलेट हुआ है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है और वॉयलेट की सबसे कम है, तो मोस्ट डेविएटेड वॉयलेट है और लीस्ट डेविएटेड रेड है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम। अब ये बैंड ऑफ 7 कलर को स्पेक्ट्रम कहते हैं। दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब एक और आता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। एक तो ये देखो अच्छे से डायग्राम देखो, व्हाइट लाइट आई ग्लास प्रिज्म में और ये रेड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड विबग्योर में आ गई। अब आता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स व्हाइट लाइट। तो जब एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट गिरी, उसके आगे एक और अपन उल्टा प्रिज्म लगा देंगे तो रिकम्बाइन हो जाएगा। जैसे व्हाइट लाइट था, इससे रेड और वॉयलेट निकला, मतलब वही विबग्योर पूरा उसके से नीचे और ऊपर का दिख दिया। अब ये वापस एक जगह कन्वर्ट होकर एक व्हाइट लाइट में परिवर्तित हो जाएगा, इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन। सो व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। व्हेन दीस कलर आर अलाउड टू फॉल ऑन एन इन्वर्टेड यानी उल्टा ग्लास प्रिज्म, इट रिकम्बाइंस टू प्रोड्यूस अ व्हाइट लाइट। अगला है रेनबो फॉर्मेशन, ये भी पूछा था, इसका डायग्राम जरूर बनाना। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये बहुत ज्यादा मतलब मिसकंसेप्शन है लोगों का। यहाँ पे सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ी रेस जरूर यहाँ से भी निकल जाती होगी, यहाँ सिर्फ इंटरनल होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो पीडीएफ में बिल्कुल अच्छे से पीवीटी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रेनबो की बात करें, सो द वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, अब ये कब होता है, जब सन अपोजिट हो। अब शायद रेनबो उस तरह भी बनता है जब सन अपोजिट साइड हो, जब अब पानी गिर गया है और पानी के बाद थोड़ी टाइम बाद अपन देखते हैं, या फिर पानी गिर रहा है, बूंदाबांदी आ रही है। सो द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं। They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally. अब ये क्या करते हैं, ये रिफ्रैक्ट करते हैं, है ना, सनलाइट को, उसको डिस्पर्स करते हैं इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, एंड देन इंटरनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द रेन ड्रॉप। फिर वो रेन ड्रॉप से बाहर निकलते हैं। सो ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अब ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना, and internal reflection of different color reach the observer's eye. So red color appear on the top and the violet on the bottom of the rainbow. Rainbow is always formed in the direction opposite to the sun. अब यहाँ पे अपन देखें तो देखो यार, यहाँ से सनलाइट आ रही है,
सनलाइट का रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन हो रहा है इनटू इट कॉन्सिक्वेंट कलर। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और वापस रिफ्रैक्शन के साथ ये रेड और वॉयलेट कलर में बन रही है, जहाँ रेड सबसे टॉप पे दिखेगा, वॉयलेट सबसे नीचे दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। मेन ये ज्यादा अच्छा है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम में लिखने के लिए, बोर्ड में लिखने के लिए अगर आता है बनाने को। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मेजर लगते हैं, पहला है डिस्पर्शन और दूसरा है इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे अपन देखें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। सो the refraction of light caused by Earth's atmosphere having air layers of varying optical density is called atmospheric reflection। अब क्या होता है, अपना जो अर्थ है भाई, ये मान लो भाई ये अर्थ है, अब अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स है भाई, मतलब है ना, बहुत सारी लेयर्स है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो जब लाइट आती है बाहर से तो वो रिफ्रैक्ट कर जाती है, और इसी रिफ्रैक्शन को जो एटमॉस्फेयर लेयर्स की वजह से होता है, क्योंकि उनमें वेराइंग ऑप्टिकल डेंसिटी है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू स्टार ट्विंकल, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं भाई। तो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ देखें तो एक्चुअली जो रियल स्टार होता है वो नीचे होता है, पर एटमॉस्फेयर की लेयर की वजह से बेंड होती है लाइट, और इसकी वजह से अपैरेंट स्टार दिखता है थोड़ा ऊपर। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव, अब जो कि अपन जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहता है एटमॉस्फेयर का, और यहाँ पे अपरेंट स्टार दिखता है, वो भी कभी इधर बन जाता है ना, मतलब ये अपरेंट स्टार है। अब ये भी क्या होता है, अब एटमॉस्फेयर की लेयर एक जैसी थोड़ी ना है, वो वेराई करती रहती है, तो कभी स्टार इधर बना, कभी इधर बना, थोड़ा इधर बना, मतलब हल्का माइन्यूट चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। जैसा कि यहाँ देखो ये अपरेंट स्टार पोजिशन है, ये यहाँ पे एक अपरेंट स्टार है, ठीक है। अब जो असली स्टार था वो यहाँ था, ये बेंड हुई है लाइट और उसको अपरेंट स्टार यहाँ दिख रहा है, ये असली डायग्राम है। तो अगर अपन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें, सो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट एंड ड्यू टू द चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ स्टार्स इन द मूवमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो द लाइट फ्रॉम द स्टार इज समटाइम ब्राइटर एंड समटाइम फेंटर एंड इट अपीयर्स टू ट्विंकल। और कभी कभार जो लाइट होती है स्टार्स की वो थोड़ी ब्राइट होती है और कभी कभी फेंट हो जाती है, इसी वजह से अपन को ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है, स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे दिखता है। और लिटिल क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है भाई, इन्फिनिटी पे है ना, बहुत दूर है ना। प्लैनेट्स आर क्लोज। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स मून सन डू नॉट ट्विंकल बट स्टार्स ट्विंकल। तो स्टार्स तो इसलिए ट्विंकल करते हैं, पर प्लैनेट इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि प्लैनेट से एक बीम ऑफ लाइट फेंकते हैं, और स्टार से सिर्फ एक रे ऑफ लाइट आती है, क्योंकि वो पॉइंट सोर्स है। इस वजह से planets are closer to Earth than stars, and the light from the stars are considered a point source of light, and the light from the planet are considered an extended source of light या फिर beam of light. So the light from the planets nullify the twinkling effects. ये अच्छा सा डायग्राम भी दिख जाएगा आपको। अब आता है भाई एक और अच्छा टॉपिक, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट ASDS, है ना। अब एक्चुअली होता क्या है, अपन पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार असली सूरज को देखते हैं, बाकी टाइम अपन को असली सूरज दिखता ही नहीं है। असली में जो सन होता है, अब जब सन उग रहा होता है तो वो होराइजन के नीचे होता है। अब होराइजन के नीचे से ही क्योंकि जो रेस है वो बेंड हो जाती है, जाते जाते बेंड हो गई और अपन को असली स्टार मतलब अपेरेंट एक स्टार दिखने लगता है। तो वो पहले ही अपन को एडवांस में सनराइज दिख रहा होता है 2 मिनट पहले। ये सन की, ये होराइजन है अर्थ की, है ना, इसके ऊपर का ही दिखेगा अपने को जो भी आ रहा है। तो जब सन होराइजन के नीचे रहता है, नहीं डूबा हुआ रहता है, तब भी उसकी रे बेंड हो जाती है और वो पहले दिख जाता है, यानी 2 मिनट पहले दिख जाता है। तो अपन को पूरे दिन में थोड़ा बेंड होके उसका वर्चुअल इमेज ही दिखती है, जैसा पहले चैप्टर में पिछले लेक्चर में पढ़ा। लेकिन सिर्फ एक टाइम होता है, जब मैंने आपको बताया भी था भाई, अपन ने पढ़ा था कि ऐसा कब होता है जब रिफ्रैक्शन हो ही ना, ऐसा तभी होता है जब 90 डिग्री का इंसिडेंस हो। तो जब सन 12 बजे बिल्कुल सीधा होता है ना, तब अपन को असली सन दिखता है।
तो अब इसकी वजह से होता क्या है, अपरेंट सन की वजह से 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है और 2 मिनट बाद सनसेट होता है। तो इसको कहते हैं एडवांस में सनराइज और डिलेड में सनसेट। भाई एडवांस मतलब क्या होता है भाई, पहले से ही एडवांस, भाई हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो एडवांस सनराइज का मतलब क्या हुआ, पहले ही सनराइज हो गया, तो ये 4 मिनट का दिन और मिल जाता है अपने को। तो द सन इज विजिबल टू अस फॉर अबाउट 2 मिनट्स। अब यही पूरा अंग्रेजी में लिख दो, बिल्कुल अच्छे से समझा दिया मैंने, है ना, कि बहुत इजी है, मतलब लैंग्वेज इजी लिखना, ज्यादा आता नहीं है, अच्छे से डायग्राम भी बना देना, है ना। So the sun is visible to us about 2 minutes before the sunrise and about 2 minutes after the sunset due to atmospheric refraction. इसका कारण क्या है, atmospheric refraction ही है. So the apparent flattering of the sun disk at sunrise and sunset is also due to atmosphere. जो apparent एकदम flatten हो जाता है ना sun, वो भी इसी वजह से होता है. अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी अपन ने क्या किया था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट कैसे स्कैटर करती है। तो पहला इसमें आता है टिंडाल इफेक्ट या टिंडल इफेक्ट। सो द बीम ऑफ लाइट passes through a colloidal solution. The path of the light becomes visible due to scattering of light by the colloid particles. This is known as Tyndall effect. मतलब एक बीम ऑफ लाइट जब अपन कोलॉइडल सॉल्यूशन में पास करते हैं तो वो बीम पूरी विजिबल होती है। जैसे ये देखो, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यहाँ बीम मारी तो भाई दिख रहा है सब, है ना। अब एक चीज और, जब ये कैनोपी होती है ना, ये जो होती है फॉरेस्ट में ट्रीज की कैनोपी, यहाँ से आजकल सब लोग इधर उधर शहरों में रहते हैं, पर कोई गाँव में रहता होगा, फॉरेस्ट में गया होगा, तो भाई यहाँ पे ये देखो, ये कैनोपी से जो लाइट आती है ना नीचे, यहाँ इस पे भी ये रिफ्लेक्शन दिखता है ना। कभी कभार एक चीज, अपन कभी बैठते हैं जाली के पास, है ना, पूरा रूम बंद है और एक विंडो से पूरे रूम में अंधेरा है और एक विंडो से लाइट आ रही है, तो वहां डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं, है ना। तो वो पाथ विजिबल है। ये देखो कोलॉइड सॉल्यूशन की पूरा, जिसको कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। व्हेन द बीम ऑफ लाइट passes through a colloid solution, the path of light is visible due to the scattering of light by the colloid particles. This is known as Tyndall effect. The Earth atmosphere contain air molecules, वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट एंड स्मोक एक्सेट्रा। अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट है, स्मोक है। तो जब सनलाइट पास होती है एटमॉस्फेयर से तो लाइट विजिबल होती है अपने पास, क्योंकि स्कैटरिंग होती है। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी, क्या, कि जो कलर होता है स्कैटर्ड लाइट का, द कलर, जो कलर होगा स्कैटर्ड लाइट का, मतलब लाइट तो व्हाइट लाइट आई है, अब वो कलर कैसे डिसाइड होगा, तो जो कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट। जो बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं वो ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं, स्कैटर ब्लू लाइट। लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो ये इतने सारे कलर्ड हैं, ठीक है। जैसे वही मैंने बोला था, एक रूम से आ रही है रोशनी तो ऐसा दिखेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि यार ये जो अपना धरती है ये देखो, स्काई तो नीला दिखता है भाई, क्या सुंदर व्यू है ना। ये नीला दिखता है तो क्यों दिखता है, वाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू। वही कभी सोचा है कि नीला आसमान क्यों है। तो इसका मतलब ये है, पहली बात ये कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई स्कैटरिंग की वजह से होता है। और रेडनिंग ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनसेट, ये जो दिख रहा है रेडनिंग ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनसेट, ये भी स्कैटरिंग की वजह से होता है। कैसे, अब जो वेवलेंथ होती है जितनी कम होगी वेवलेंथ उतना ज्यादा स्कैटर होगा। तो द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जो अपन ने पढ़ा ऊपर कि जो साइज होगी, साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। दो फैक्टर्स होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो डिपेंड करती है। स्मॉल पार्टिकल स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, है ना, और लार्ज पार्टिकल लॉन्गर वेवलेंथ। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर लाइट करते, जो वो लाइट स्कैटर करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ की, और जो लार्ज पार्टिकल्स करते हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लाउड ड्रॉपलेट स्कैटर कर रहे हैं वेवलेंथ को, है ना, तो इसलिए व्हाइट क्लाउड दिखते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ है, ठीक है।
अब एक्चुअली ये पूरा सीन है, ये व्हाइट लाइट आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, वो तो फालतू की बातें हैं। मेन ये जो पार्टिकल्स हैं ये ब्लू लाइट को, क्योंकि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं इसलिए ब्लू लाइट्स को स्कैटर करते हैं, राइट। सो why does the sky appear blue at daylight? So it is because of the phenomena of a scattering sunlight get scattered by small air molecules, है ना। जो सनलाइट होती है वो स्मॉल एयर मॉलिक्यूल से स्कैटर करती है, और स्मॉल मॉलिक्यूल है तो द अदर फाइन पार्टिकल्स एट द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग इट्स पैसेज। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना, i.e. blue with the shortest wavelength will scatter more। जिसकी जितनी कम वेवलेंथ वो उतना ज्यादा स्कैटर, मतलब वेवलेंथ, अपनी जो वेवलेंथ होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू स्कैटरिंग, है ना, स्कैटरिंग के। तो जितनी कम वेवलेंथ उतना ज्यादा स्कैटर करेगी, तो ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर करता है और स्काई ब्लू दिखता है डे लाइट पे। अब अपन को वॉयलेट इंडिगो क्यों नहीं दिखता, जबकि विबग्योर है ना, सबसे कम वेवलेंथ तो वॉयलेट की है। अपनी जो आंखें है उसमें वॉयलेट को इंडिगो को ऐसे देखना ज्यादा वो नहीं है, मतलब सूटेबल नहीं है। अपने कोन सेल जो है इतने कैपेबल ज्यादा नहीं है, तो अपने को ब्लू ज्यादा अच्छे से दिखता है और अपन को इसलिए स्काई ब्लू दिखता है, मेन ये भी रीजन है। सो इफ दी, अब इसमें भी पढ़ लेते हैं ना। So when sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in atmosphere scatter the blue color more strongly than the red, and so the sky appears blue. If the earth has no atmosphere, अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, there would not be any scattering of light and the sky would appear dark। अगर अपने यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, लाइट स्कैटर ही नहीं होती, तो व्हाइट भी नहीं दिखती, पता है, स्काई ब्लू व्हाइट कुछ नहीं दिखता, वहां पे डार्कनेस दिखती। द स्काई अपीयर डार्क एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, और अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ना तो वहां पे भी कुछ नहीं दिखेगा। जैसे स्पेस, भाई स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं है इसलिए वहां पूरा ब्लैक दिखता है, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, है ना। अब ये वाला टॉपिक ओमिटेड है कि रेड लाइट रेड क्यों दिखता है सन। तो इसी के साथ ये चैप्टर अच्छे से समाप्त होता है। आई होप भाई बहुत अच्छे से रिवाइज हुए सारे कंसेप्ट, हो पाएगा तो ये पीपीटी भी दे दूंगा। मैंने वैसे इसको अभी तो मैंने गूगल से लिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं कि पीपीटी बनाए कुछ, वैसे अच्छी है, नॉर्मल है, पर जो मैंने बोला है, जो बोला है उसको ज़्यादा अच्छे से सुनना, हो सके तो 2 बार सुन लेना क्योंकि ज़्यादा देर का है नहीं, 26 मिनट है, 25 मिनट के अंदर निपटा दिया। मेन जो डायग्राम है, आई का डायग्राम अच्छे से बनाना है ना। ये सारे कंसेप्ट ज़्यादा तो है नहीं भाई, आई है पूरा, आई के बारे में सारा को एक एक से समझ लेना। फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ग्लास प्रिज्म का डायग्राम याद होना चाहिए कैसे हो रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट, फिर डिस्पर्शन कैसे हो रहा है ना, स्पेक्ट्रम बन रहा है, फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, फिर रेनबो फॉर्मेशन पढ़ा अपन ने, रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है। 2 फैक्टर्स है मेन, क्या हो रहा है भाई, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और डिस्पर्शन हो रहा है। दूसरा अगला पढ़ा अपन ने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कैसे क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, उसके अंदर पढ़ा कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ये भी अच्छे से पढ़ लिया, इसके डायग्राम्स देख सकते हैं। फिर पढ़ा अपन ने एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, पहले सनराइज हो जाता है और देर से सनसेट होता है, 4 मिनट ज्यादा दिन बढ़ जाता है। अगला है टिंडाल इफेक्ट, या टिंडल इफेक्ट क्या है, फिर इसके एग्जाम्पल्स देख लेते अच्छे अच्छे। फिर कलर, स्काई का कलर ब्लू क्यों है ये भी अच्छे से देख लिया, और इसी के साथ वो पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म होता है। विद दिस आई एम signing off।